हेलो एवरीवन, मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर में 6 टाइप की केमिकल रिएक्शन दी गई है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोर्थ displacement reaction, fifth double displacement reactions and sixth oxidation and reduction। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। आपको इस रिएक्शन के नाम ही से पता चल रहा होगा कि इस रिएक्शन में चीजों को जोड़ने की बात हो रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वह हमेशा सिंगल ही होता है और रिएक्टेंट हमेशा दो या दो से अधिक होते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट सिंगल नहीं होता। ये सबसे बड़ी पहचान है। अब हम डेफिनेशन पर नजर डाल लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जब हम कोयले को जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी प्रकार जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें वाटर मिलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, और दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जो कि गैसेस फॉर्म में है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके वाटर दे रहे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO और ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है। ये रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है जो कि एक्वस फॉर्म में है। साथ ही इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है। यह रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लिक्ड लाइम भी बोलते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई भी कर सकते हैं कि आप एक बीकर लीजिएगा जिसमें पानी भरा हो और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए, तो आप कुछ समय बाद यह देखेंगे कि जो बीकर है वो गर्म हो जा रहा है, क्योंकि जो रिएक्शन में जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है और जो आप बीकर है वो आपको गर्म महसूस होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब आपको यह समझ में तो आ गया होगा कि आखिरकार एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। चलिए अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस का जलना। जब भी हम नेचुरल गैस का कंबशन कराते हैं यानी उसको जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी देता है। यह नेचुरल गैस वही गैस है जो कि आपकी किचन में यूज होती है। आप क्या करते हैं, जब आपको खाना बनाना पड़ता है आप सीधा गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं और आपका खाना पकने लगता है। तो खाना क्यों पकता है? क्योंकि जब भी नेचुरल गैस जलती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है।
अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, जो कि है रेस्पायरेशन। आप यह तो जानते हैं कि हम सभी को जीवित रहने के लिए रेस्पायरेशन करना जरूरी होता है, पर आपको यह पता है कि रेस्पायरेशन में आखिर होता क्या है? तो रेस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वह हमारी बॉडी सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है। यह जो एनर्जी होती है, इसी एनर्जी के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो हो पाते हैं। इसके अलावा साग सब्जियों यानी कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं और जो भी चीज़ होती है जो सड़ गल जाती हैं, उनसे जो खाद बनती है, यह प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपको यह तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात की थी। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या हैं। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के जस्ट अपोजिट होती हैं। आपने यह देखा था कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जब कभी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो पाती। उन्हें कंप्लीट करने के लिए कुछ अतिरिक्त एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और रिएक्शन जो है कंप्लीट हो पाती हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अभी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आप वहाँ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिरकार एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके घर में चूने से पेंटिंग होती होगी, यानी व्हाइट वॉश होता होगा। जो पेंटिंग में चूना यूज होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन होता है। यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यह हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसलिए पेंटिंग के कुछ समय बाद दीवारों पर एक अलग सी चमक आ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ताजमहल जो कि लाइमस्टोन से बना है उसका केमिकल फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 होता है। अब हम केमिकल रिएक्शन की सेकंड टाइप की बात करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको रिएक्शन के नाम ही से पता चल रहा होगा कि डिकम्पोज यानी कि टूटना। यानी कि इस रिएक्शन में कुछ टूटने से अर्थ यह है कि एक सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस देता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें रिएक्टेंट हमेशा सिंगल ही होता है और जो प्रोडक्ट हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिएक्टेंट है वह हमेशा सिंगल होता है और जो प्रोडक्ट है वह हमेशा दो या दो से अधिक होते हैं। या कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं A+B+C। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और जो एनर्जी होती है वह हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन के बारे में। Decomposition reaction is a type of reaction in which one reactant breaks down into two or more simple products। आप यह तो जानती हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जिस एनर्जी का यूज होता है उसके बेस पर इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में कि आखिरकार थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें कि रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच one reactant is broken down into two or more simple products with the help of thermal energy। चलिए तो अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यह है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को गर्म करते हैं तो यह डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस देता है। अगर हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखें
तो कुछ इस प्रकार केमिकल इक्वेशन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैसेस स्टेट में होती है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम जिस भी एनर्जी का यूज करते हैं रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह डीकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन होता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो इसके क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाता है और फिर इसका जाकर ऐसा इसलिए होता है कि जो फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर के 7 मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देते हैं, इससे इसका कलर चेंज होता है। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन पूछ लिया जाता है कि हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या चेंज आ जाता है, इसलिए आपको यह सब याद करना इम्पोर्टेंट है। अब हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। और हमने इसको बैलेंस भी कर दिया है क्योंकि इस डिकम्पोजिशन में हमने थर्मल एनर्जी का यूज़ किया है, इसलिए हम एरो के ऊपर हीट लिख देंगे, जो ये बता रहा है कि फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करने के लिए हमने हीट का यूज़ किया है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो यह डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है। जब भी हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं हमें रेडिश या ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई देती हैं। यह फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऑब्जर्वेशन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो आप बता सकते हैं कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उससे ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। चलिए अब हम इसके इक्वेशन को लिख देते हैं। यह इक्वेशन अभी अनबैलेंस, हम इसको बैलेंस कर देते हैं। यह बैलेंस हो गए। हमने एरो के ऊपर हीट लगाया कि इस समय पता चल रहा है कि हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी का यूज़ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट हमेशा सिंगल ही होते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है और जो प्रोडक्ट हैं वो 2 या मोर हो सकते हैं, 2 से अधिक ही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के बारे में कि आखिरकार इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें कि एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच a reactant is broken down into 2 or more products with the help of electric energy। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। आप यह तो जानते हैं कि जो वाटर है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देता है। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें तो कुछ इस प्रकार होगी। चलिए अब हम बात करते हैं फोटो डीकम्पोजिशन के बारे में कि आखिरकार फोटो डीकम्पोजिशन होता क्या है। फोटो डीकम्पोजिशन को हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फोटो डीकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच a reactant is broken down into 2 or more products
विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस हमको देता है। हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं। और हमने इसको बैलेंस कर दिया। इसी प्रकार हम सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो रिमेनिंग केमिकल रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। बाय।